Hey guys, welcome to channel UP Triple SC का अड्डा। I hope you are doing well and your preparation is also going well। तो स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी लोअर 2019 एग्जाम क्वेश्चन पेपर। और आज दिन है संडे का। तो सभी को पता होगा कि संडे के दिन हम डिस्कस करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की रीजनिंग को। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी का जो लोअर का पेपर था, पीसीएस लोअर का, उसके पेपर को। अब ये 2019 में जो हुआ था, 4 शिफ्टों में तो ये पेपर हुआ था। ठीक है, यानी कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर, दो दो शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। ठीक है, 2019 के अंदर। तो आज हम डिस्कस करेंगे 30 सितंबर को, यानी कि 30 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसकी रीजनिंग को। हर पेपर में 25 क्वेश्चन दिए, यानी कि टोटल जो लोअर के क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे के सारे मैं ट्राई करूंगा कि संडे टू संडे नहीं, इसको मतलब अगले नेक्स्ट संडे तक चारों कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो बीच में भी आपको वीडियो मिल सकती हैं। 4 पेपर हैं, तो लास्ट वाला जो है, मतलब एक तो अब हो जाएगा और एक जो है नेक्स्ट संडे को। बाकी 2 जो पेपर बचे बीच में वो हम किसी भी दिन डाल देंगे। ठीक है, तो अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी के एस्पेरेंट हैं, किसी ना किसी एग्जाम की उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन वीडियो को जरूर देखें, रीजनिंग को एनालाइज करें कि किस तरीके से रीजनिंग जो है अब आयोग पूछ रहा है अपने पेपरों में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो था वो है, उस आकृति का चयन करें जिस का आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का ए से है। यानी कि इन दो में जो रिलेशन बनेगा वही रिलेशन हमें आगे बनाना है। तो अब इन दोनों का हमें पैटर्न पकड़ना होगा कि ये चल कैसे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस चीज को देखूं, ये जो एरो है ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब ये नेक्स्ट वाली पिक्चर में नीचे आया है, ठीक है, यहां पे आ गया नीचे, और नीचे आने के बाद ये क्लॉक वाइज घूमा भी है। ठीक है, क्लॉक वाइज घूमा भी है। तो अगर मैं यहां वाला ये देखूं, तो इसका मतलब मुझे जो एरो है वो कैसा मिलेगा, नीचे मिलेगा। ठीक, और कैसा मिलेगा, क्लॉक वाइज मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो क्लॉक वाइज होगा ऐसे होगा। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन में ये ऐसे होगा। तो देखो नीचे वाले में यहाँ ब्लैक है, तो ये हट गया, एलिमिनेट हो गया। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये जो है इसकी डायरेक्शन चेंज है, यहाँ डायरेक्शन उल्टी दे रखी है जबकि ये ऐसे होना चाहिए था, तो ये भी हट गया। तो 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। अब हमको इन दोनों में पकड़ना है कि होगा क्या। ठीक है, अब यहां पर देखें, ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल, और ये ब्लैंक है। ठीक है, ये सर्कल आगे गया, यानी कि क्लॉकवाइज बड़ा आगे एक स्टेप, और ब्लैक हो गया आगे जाके। इस वाली पिक्चर में आपको ब्लैक दिख रहा है, यहां से देखिए। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ये जो सर्कल है ये आगे बढ़ेगा, यानी कि ये यहां पे होगा इसके। ठीक, और ये ब्लैक हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा। ठीक, तो इसमें देखो, इसमें ब्लैक नहीं है, तो ये हट गया। इसमें ब्लैक है, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों की सूची में से भिन्न शब्द का चयन करें। अनसुना करना, परिहार, पहचानना, अस्वीकार, उपेक्षा, अनदेखी, आंख छिपाना, भूलना और अवहेलना। ठीक है, तो पहचानना, अनदेखी मतलब इग्नोर, आंखें छिपाना, अवहेलना। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए ही सही होगा, पहचानना। ठीक है, बाकी के जो हैं वो अलग हैं। क्लियर, अनदेखी मतलब इग्नोर करना, आंखें छिपाना भी वही होता है इग्नोर करना, और हिलना भी वही उसी में आता है। ये तीनों एक कैटेगरी के हैं, ये अलग है पहचानना किसी को। चलिए, अगला क्वेश्चन है। ये सारे नाम दे रखे हैं और इसमें हमसे जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें पूछा कि अलग कौन सा है। जोधपुर, छतरपुर, चित्तौड़गढ़ और पुष्कर। ठीक है, तो इसमें जो अलग है वो है छतरपुर। ठीक है, छतरपुर अलग क्यों है, क्योंकि ये जो है वो मध्य प्रदेश में है, बाकी के सारे जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, बाकी सारे राजस्थान में है, ये छतरपुर जो है मध्य प्रदेश में है, इसलिए बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, छतरपुर।
अच्छा, ये आरेख दे रखा है, ठीक है, आरेख की पहचान करना है और फिर हमें ये बताना है ऑप्शन कौन सा वाला सही है। तो पहला ऑप्शन जो है, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 54 है। तो बिल्कुल देख लेते हैं हम, यहाँ पर 54 है, कितनी है, ये सारे जो नंबर हैं वो हमें ऐड करना होंगे। तो 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 5 35, 35 3 38, 38 और 7 45, 45 और 9 54, बिल्कुल सही बात है। ये टोटल 54 लोग हैं। क्लियर? तो ये सही है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, अच्छा गलत जो है उसको पहचानना है। ठीक, तो ये पहला तो सही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला है, 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं। तो हिंदी वाला अगर हम देखें, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो 12 8 20, 20 और 3 23 और 7 कितने हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं। तो 30 ही तो लिखा है, बिल्कुल ये भी बात भी सही है, ये बात गलत नहीं है, हमें गलत बात चेक करनी है, ठीक है। 30 कर्मचारी मराठी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मराठी के लिए हमको ये वाला सर्कल देखना होगा। तो 7 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24। हम्म, अच्छा अच्छा, मराठी नहीं बोल सकते हैं, मराठी बोलने से, अच्छा तो मराठी नहीं बोल सकते हैं, तो इसका मतलब हमें इसको छोड़ के, ये सर्कल को छोड़ के सारे लेना है। तो इस सर्कल को छोड़ के हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है। तो 12 8 20 और 20 और 10 30, सही बात है। तो ये ऑप्शन भी सही है, इसका मतलब ये आ, हमें तो गलत देखना है ना, तो तीनों ऑप्शन उस हिसाब से ये गलत हो गए, क्योंकि इसमें सही जानकारी दे रखी है। तो चौथा ऑटोमेटिकली हो गया, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 23 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, 2 भाषाएं, ठीक है। तो 2 भाषाओं में ये दो, 2 सर्कल के अंदर आ रहा है, ये 2 सर्कल के अंदर आ रहा है और ये 2 सर्कल के अंदर आ रहा है। तो 8 5 13, 13 और 7 20, जब 20 लोग ऐसे हैं कि दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है। जो 3 है वो तीनों भाषाओं में है, ठीक है, ना कि 2 में। ये 2 की पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखा है 23 कर्मचारी, जबकि हैं कितने, 20। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, यही डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। इसमें गलत जानकारी दी है डी वाले ऑप्शन में। एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि 5 के ठीक विपरीत एक है, यानी कि 5 के ठीक विपरीत जो है इन्होंने एक कर दिया है, ठीक, फिक्स कर दिया इन्होंने। तो 5 यहां पर है, एक यहां पर है। अब बाकी क्या पूछा है, दो के ठीक बाद कौन सा होगा। तो आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा ले या फिर क्लॉकवाइज घुमा ले, जैसे घुमाना चाहे वैसे घुमा ले, आपको पता लग जाए कौन सा अपोजिट है। तो 5 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा, 6 के बाद 2 आ रहा, ठीक है। इधर क्लॉकवाइज, जब उधर क्लॉकवाइज घुमाए तो इधर भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा, 3 आ रहा और ये 4 आ रहा, ठीक है। तो इसमें से विपरीत कौन सा होगा, 2 के विपरीत 4 होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जॉन एक से बी बिंदु पर पहुंचने के लिए पूरब की ओर 12 किलोमीटर चलता है। तो जॉन को पूरब की ओर 12 किलोमीटर चलवा दिया हमने। फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। और यहां पर ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, चलता है। जॉर्ज है कोई, ठीक है, जॉर्ज भी बिंदु ए से, ये जॉन थे, ठीक है, ये जॉन पहुंच चुके हैं यहां पर। जॉर्ज भी बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर पहले वो कहाँ जाते हैं, यानी कि बिंदु ए से ही जाएंगे, 3 किलोमीटर दक्षिण में चले गए। फिर वह बाएं मुड़कर 18 किलोमीटर और चलते हैं। तो भैया 18 किलोमीटर, 12 तो ये हो गया और ये 12 और ये 6, टोटल हो गया 18। तो ये बी पे आ गए। बिंदु ए और बी की न्यूनतम दूरी बताइए। तो भाई साहब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है, क्योंकि बी जो है वो अलग अलग 2 पॉइंट आ रहे हैं, ना कि एक पॉइंट आ रहा है। जॉन के हिसाब से देखें तो बी ये आ रहा है, ठीक है, और जॉर्ज के हिसाब से देखें तो बी ये आ रहा है। तो बी जो है कोई जगह है, तो वो अलग अलग थोड़ी ना होगी। तो ये इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिला था। जिन्होंने भी उस टाइम दिया हुआ उन्हें पता होगा, इस क्वेश्चन में जो है फुल मार्क्स मिला था, ठीक है। और जो बुक भी आती है सब में एस्ट्रिक लगा हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक, क्योंकि इसमें दोनों जो है पॉइंट अलग हो रहे हैं बी, जबकि एक ही पॉइंट होना चाहिए था वो।
तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ए और बी की जो न्यूनतम दूरी है। किससे करेंगे? इससे करें या फिर इससे करें? इससे करेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। और इससे करेंगे तो मतलब कुछ समथिंग आएगा 18 अंडर रूट 324 माइनस 9, ये आएगा। तो अलग अलग आएगी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं। चुनाव के दौरान राजनीतिक अन्य दलों के प्रत्याशी के लिए अशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ तो अशिष्ट संकेत भी करते हैं, ठीक है। ये कथन दिया गया। तो अब इसमें कथन में हमें जो निष्कर्ष है वो पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसका जवाब देना है। महिलाओं व बच्चों को चुनावी सभाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं देना चाहिए। तो महिलाओं और बच्चों की तो बात यहाँ की नहीं गई है। यहाँ तो राजनीतिक अन्य दलों के प्रत्याशियों के लिए बात कही गई है। मतलब जो भी चुनाव में लड़ रहे हैं वो ये चीजें करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, ठीक है। तो चुनाव आयोग को सभी राजनीतिकों के लिए कठोर आचार संहिता लागू करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये वाला जो निष्कर्ष है वो एकदम सॉलिड है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित कथन के लिए वैध धारणा है। तो कथन सही है। डॉक्टर को स्पष्ट चेतावनी के बावजूद रमेश, जो कि मधुमेह का रोगी है, यानी कि मधुमेह मतलब डायबिटीज, उसने अपने मित्र के विवाह के अवसर पर आइसक्रीम भी खा ली। अच्छा, आइसक्रीम खाई। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं क्या है ऑप्शन में। स्टेटमेंट है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या धारणा है। मित्र रमेश को अधिक पसंद नहीं करता था, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर को आइसक्रीम पसंद नहीं है, तो ऐसी बात भी नहीं कि डॉक्टर को आइसक्रीम पसंद नहीं होगी तो वो आपको भी नहीं खाने देगा। आइसक्रीम रमेश के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसको डायबिटीज है और आइसक्रीम जो है उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। आइसक्रीम जो मीठी होती है, मधुमेह के रोगी को डॉक्टर पसंद नहीं करते, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन, निर्धारित परिवहन हड़ताल के कारण बाजार में सब्जियों की कमी हो जाएगी और मूल्य भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मतलब हड़ताल होती है तो क्या होता है, सब्जियों में कमी होगी तो भाई जो जिसके पास थोड़ी बहुत बची हुई है वो ज्यादा रेट बढ़ा के देगा। तो अब क्या है, सरकार को परिवहन संघ से हड़ताल निरस्त कराने के लिए बात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए सरकार को, ताकि हड़ताल बंद हो और जो परिवहन है उस जिससे ट्रकों से लद के लोड होके मतलब सब्जी मंडी तक जाती है, मंडी से फिर हमारे पास आती है, तो वह वहां पे पहुंचे। अगला है, दुकानदारों को पहले से ही अतिरिक्त सब्जियां खरीदकर भंडारित कर लेनी चाहिए, ठीक है। दुकानदारों को पहले से ही सब्जियां खरीदकर भंडारित, अच्छा हाँ ये भी एक चीज है। अगर जैसे कि कहीं पर मतलब दिख रहा है कि हड़ताल पहले से हो रही है आपको, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मतलब सब्जी आप अपनी पहले से ही भंडारित कर लें, ताकि बाद में आप सही रेट पे बेच सकें और मूल्य भी ना बढ़े। बट ऐसा अमूमन होता नहीं है रियलिटी में, बट हमें रियलिटी से मतलब नहीं है, हमें जो कथन दिया गया है उस कथन के हिसाब से हमें कार्यवाही को देखना होता है, ठीक है। जिसमें थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी मतलब सकारात्मक चीज दिखे वो हम ऑप्शन लगाते हैं। तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यदि दर्शनीय आंखें हैं, ठीक है, मतलब आपकी आंखों से क्या करते हैं, आप देखते ही हैं, ठीक है। तो श्रवणीय मतलब कि ऑडिबल, ऑडिबल किससे करेंगे, तो कान से सुनेंगे। ये ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, पुस्तक जो है वो लेखक लिखता है, तो गीत जो है वो कौन लिखेगा, गीतकार ही लिखेगा, यानी कि लिरिक्स जो होता है, बी ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि कॉपर को हमने ये लिख दिया, सल्फर को हमने ये लिखा, तो सोडियम को कैसा लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां साइड में इसको डिकोड कर लेते हैं। सी को सी ही लिखा है, ओ को 15 यानी कि जो इसकी प्लेस वैल्यू होती है वो लिख दी है। फिर क्या करा, पी को पी लिखा, फिर अगला वाला नंबर जो है प्लेस वैल्यू लिखी, यानी कि पी की 16 है, इसको ई ही लिखा और इसकी जो है प्लेस वैल्यू हमने 18 लिख दी है। तो मतलब सेम हमको एक वही नंबर उतारना है, फिर नेक्स्ट वाले की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो अगर हमसे कोई कहे सोडियम को कोड करो तो हम कर देंगे। एस को ऐसे लिखेंगे, ओ 15 पे आता है, डी को डी लिखेंगे, आई 9 पे आता है,
यू को यू लिखेंगे, एम 13 पे आता है। तो एस डी यू, एस डी यू, एस डी यू इसमें है, एस डी यू इसमें है, ये तो नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, 15 9 13, 15 9 21 है, 15 9 21 है, 15 9 13, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से हमको डिकोड करना था, देन उसको सोडियम को हमें कोड करना था। क्वेश्चन नंबर 13 है, मंच पर प्रदर्शन कर रहे एक बच्चे की ओर इंगित करते हुए दर्शकों में से एक व्यक्ति ने कहा, ठीक है, दर्शकों में कोई व्यक्ति बैठा हुआ था और मंच पर कोई बच्चा जो है कुछ मतलब एक्ट कर रहा होगा, तो उसकी तरफ इंगित करते हुए कहा, वह शिल्पा की पुत्री का भाई है। शिल्पा की पुत्री, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा इन्हीं को बना लो, चलो ये ले लो, शिल्पा, शिल्पा की पुत्री का भाई है कौन, वो लड़का, ठीक है, जो एक्ट कर रहा है, क्लियर। शिल्पा मेरे पुत्र की माँ की सास की बहू है, तो यहाँ पर मतलब इन भाई साहब को भी बना लेते हैं। अब इन भाई साहब के पुत्र की माँ होगी, माँ हो सकता है ये भी हो या फिर कुछ और भी हो। यदि वह, अच्छा आगे वाली लाइन पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। यदि वह व्यक्ति शिल्पा का पति नहीं है, तो शिल्पा का पति नहीं है, इसका मतलब शिल्पा का कोई पति भी होगा यहाँ पर, जब उनके दो बच्चे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है, अब पहली वाली लाइन पे चलते हैं, शिल्पा मेरे पुत्र की माँ, यानी कि पुत्र की माँ ये होंगी, और इनकी सास यानी कि इनकी मम्मी होंगी, ठीक है, जो शिल्पा मेरे पति का, ठीक है, शिल्पा मेरे पुत्र की माँ की सास की बहू है, तो बहू है यानी कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, भाई का होगा, तभी तो ये इसकी बहू होगी, एक ये बहू हुई और एक ये बहू हुई, दो बहुएं हो गई, तो ये आपस में कौन हो गए, भाई हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। तो मौजूद बच्चे के पिता से संबंध पूछा गया है, तो भाई वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो उसका मंच पर मौजूद बच्चे के, ये पिता भी होगा इसके मौजूद बच्चे के, ठीक है, ये दोनों आपस में कौन है, भाई भाई हो गए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है कथन, कुछ बिल्लियां भौंकती हैं, बिल्लियां, अच्छा इसको यहां बाहर ही लिखो, ठीक है, कुछ बिल्लियां भौंकती हैं, ठीक है, भौंकती हैं, जो भौंकते हैं वह सोते नहीं हैं, ठीक है, तो मतलब सोना जो है वो अलग है, ठीक है, गोल्ड सोना नहीं है, ये सोने वाला सोना है जो सबको प्यारा होता है। सभी हाथी सोते हैं, तो हाथी जो है बेचारे वो इसके अंदर आ जाएंगे। कोई बिल्ली, कोई बिल्ली हाथी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो तो अलग है, ठीक है। तो ये कथन दे रखे थे, हमने वेन डायग्राम बना दिया इससे। अब हम क्या करेंगे, इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई क्या निष्कर्ष हो सकता है, क्या क्या हो सकते हैं। कुछ बिल्लियां सोती नहीं है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ तो सोती नहीं है। कुछ हाथी भौंकते हैं, ठीक, कुछ हाथी भौंकते हैं, तो हाथी और भौंकने का कोई रिलेशन ही नहीं है। अच्छा ये वाला जो पहला निष्कर्ष है कि कुछ बिल्लियां सोती नहीं है, वो इसलिए है कि जो लास्ट वाला जो इस कथन था, हमारा स्टेटमेंट था, कोई बिल्ली हाथी नहीं है, यानी कि बिल्ली का और हाथी का रिलेशन बताया गया था हमें स्टेटमेंट में कि वो भाई कोई कोई भी बिल्ली हाथी नहीं है, ठीक है, हमें स्टेटमेंट में बताया गया। लेकिन कुछ हाथी भौंकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है हाथी और भौंकने का कोई भी मतलब ना तो स्टेटमेंट था, ठीक है, और ना ही यहाँ पे कोई कनेक्शन दिख रहा है, तो यहाँ से ये आउट हो गया, एलिमिनेट हो गया। जो बिल्लियां भौंकती हैं वे हाथी हैं, जो बिल्लियां भौंकती हैं वह हाथी हैं, यहाँ से कहीं भी नहीं दिख रहा, ना ही कोई स्टेटमेंट में ऐसी स्टेटमेंट में बात कही गई, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। जो हाथी भौंकते नहीं हैं वे बिल्लियां हैं, जो हाथी भौंकते नहीं है, तो जब कोई कनेक्शन ही नहीं है भौंकने से, तो बिल्लियों से कैसे कनेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पर पहले ही डी वाला जो कनेक्शन था कि कोई बिल्ली हाथी नहीं है, पहले ही बता दिया गया था, तो ये बिल्लियां नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा ये भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन एक जो होगा वो इसमें कुछ बिल्लियां सोती नहीं है, ये दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि कुछ बिल्लियां तो भौंकती हैं, ठीक है, ये इसमें आ गया। अब कुछ बिल्ली जो बची,
तो वो हो सकता था, लेकिन यहाँ लास्ट वाले स्टेटमेंट में उसमें कनेक्शन दे रखा था कि तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कुछ बिल्लियाँ सोती नहीं है। तो एक वाला ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्लियर। अगला है, अच्छा, हाँ, ये नेक्स्ट पूछा है, सीरीज दे रखी है हमको अल्फाबेट की और बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा। अच्छा, तो यहां लिख लेते हैं STEM, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसके बराबर में ही लिखता हूं MFRV। क्लियर। अब अगर मैं ये देखूं कि लास्ट वाले का लास्ट वाले से, तो मुझे दिख रहा है कि भैया ये प्लस का 3 हुआ है, यानी कि 19 3 22, ये 19 पे होता है और ये 22 पे होता है। अगर यहां देखूं मैं तो मुझे दिख रहा है RST, यानी कि माइनस का 2 हुआ है। कैसे देखो, टी जो है वो 20 पे होता है और आर जो है वो 18 पे होता है। इस वाले पे देखूं मैं तो ये 5 पे होता है और ये 6 पे होता है, यानी कि प्लस का 1 हो गया है। क्लियर। और यहां पर शून्य है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो एक बात हमें ये समझनी चाहिए कि लास्ट वाला जो है हमारा नेक्स्ट वाला होगा। और देखो लास्ट वाला बी है, तो सब में बी ही आया है। क्लियर, सब में बी ही आया है। ठीक। तो अब हमको यहां क्या करना है, SDPB। अब इस साइड का पता नहीं है, तो अभी हम पता लगाएंगे, देखिए कैसे लगता है पता। एक तो पता लग ही गया, ठीक है। ये 19 पे होता है। अब 19 में 3 ऐड करूंगा तो लास्ट में क्या आएगा, क्योंकि प्लस 3 है ना लास्ट में, 19 3 20, तो वी आ जाएगा। क्लियर। अब वी किस में, हाँ ये तो पहले भी पता लग गया, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। चलिए फिर पूरा पूरा देख लेते हैं। अब ये 4 पे होता है, मैंने देखा कि -2 करना है, तो 4 में से जब 2 करेंगे माइनस के तो 2 बचेंगे और 2 पे क्या होता है, वी होता है। क्लियर। पी 16 पे होता है, तो यहां पर +1 करना है, यानी कि पी 17 नंबर पर PQ, तो बी यहां पर +1 करेंगे तो BQBV, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए फिर, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है। अच्छा, पहले नंबर देख लेते हैं कि नंबर ये कैसे हो रहे हैं। 24 अगर लिखा है तो भैया देखो, जे का 10 होता है, एक एक होता है ए का और एम का 13, टोटल अगर मैं करूं तो 24 ही आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबरिंग जो है, जो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू है वो ऐड की है। एक और चेक कर लेते हैं, एल का JKL 12 होता है, ये 5 होता है और के 11 होता है। ठीक है। तो 11 और 5 16, 16 12 28, बिल्कुल सही है, यानी कि जो प्लेस वैल्यू है वो ऐड करके नंबर लिख दिए गए हैं। ठीक। अब बड़ी बात यह है कि ये जो अल्फाबेट है वो कैसे मतलब इन्होंने अरेंज किए हैं वो हमें देखना होंगे। ठीक है। तो उसको चेक कर लेते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जो ऑप्शन है उसमें भी हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके से फिट है। क्योंकि इसमें अगर मैं देखूं, TUV 22 और यहाँ पर +1 तो ये कितना हो रहा है, 24 हो रहा, जबकि ये 26 लिखा है, गलत हो गया। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, देखो 24 4 38, 38 4 32, 32 और 6 38, 38 6 44, 44, ये तो नहीं होगा। ठीक है। ठीक, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। 22 होता है, 5 होता है और 1 होता है, 22 5 27 और 1 28, ये हो सकता है। ठीक है। ये कितना होता है, 22 5 और 2, 22 5 27 और 2 29, ये नहीं होगा। ठीक है। 22 5 और 1, यही तो हुआ। हाँ, 22 5 27 और 1 28, जबकि यहाँ 32 लिखा, ये नहीं होगा। तो यही है, मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ऑप्शन से। ठीक है। अगर मुझे नहीं आ रहा दिमाग में, मैं तो भाई पैटर्न जैसे होता है बेसिक वैसे ही करूंगा। तो कैसे करेंगे, देखो जैम लिख लिया मैंने। ठीक है।
और ये तो मुझे पता है कि ये प्लेस वैल्यू है, ठीक है, मुझे बस केवल अल्फ़ाबेट का देखना है कि कैसे ये अल्फ़ाबेट जो है बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। तो जे के बाद क्या आता है, के आता है, ठीक है। और ए, यानी कि अगर मैं यहाँ देखूँ, ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं, 10 11, क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ, ठीक है। ये कितने पे होता है, 1 पे होता है, ये कितने पे, 5 पे होता है, यानी कि प्लस का 4 हुआ, ठीक है। और ये जो है ये आपस में ये 13 पे होता है, ठीक है, ये 13 पे होता है, जे के एल, ये 12 पे होता है, तो माइनस का 1 हुआ, ठीक। तो ये हमें करना है अगले वाले में भी। तो लास्ट वाला हमारा क्या है, टी ए सी, टी ए सी। तो अब मुझे पता है कि जो है ये जो लास्ट आएगा यहाँ पर, उसमें प्लस का 1 करना है, यानी कि टी प्लस का, नहीं इसको हटाएं, ये दूसरा लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से इसको जोड़ें, फर्स्ट को फर्स्ट से, ठीक है। तो जे के बाद ये 10 है, जे के एल ये 12 है, यानी कि प्लस का 2 होगा, ठीक है, प्लस का 2। अब ये 1 पे है और ये 5 पे है, यानी कि प्लस का 4 होगा, ठीक है। अब ये लास्ट वाले को जोड़ें तो ये 13 पे होता है, ठीक। और के जो है वो 11 पे होता है, तो माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। अब देखें टी ए सी, ठीक है। तो टी के बाद जस्ट हमें क्या चाहिए, प्लस का 2 चाहिए, ठीक है, 20, तो 22 पे क्या आएगा, वी आएगा, क्लियर। फिर हमें क्या चाहिए, 1 है, और हमें क्या करना है, प्लस के 4, यानी कि 5 पे क्या आएगा, ई आएगा। फिर क्या चाहिए हमें, सी से माइनस का 2 करना है, सी पे कितना आता है, 3 आता है, माइनस का 2 करेंगे 1, 1 पे कितना आएगा, ए आएगा, यानी कि वी ई ए जिसमें होगा वो वाला आंसर होगा। तो इसमें दो दिख रहे थे हमें, वी ई ए, देखें अगर हम तो, ठीक है, एक ये है वी ई ए और एक ये है वी ई ए, ठीक है। अब हमको पता है कि जो नंबर है वो किसकी है, वो प्लेस वैल्यू है, तो v का 22 होता है, e का 5 होगा और a का 1 होगा, तो ये टोटल कितना होगा, 28 होगा। डेट मीन ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर ऑप्शन में भी आप सही कर सकते हैं देखकर उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी सीरीज पूछी गई है हमसे। तो जब भैया सीरीज पूछी गई है तो सीरीज का सबसे अच्छा तरीका जो होता है नंबर की सीरीज का, गैपिंग इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसकी गैपिंग और पता लगा लेंगे कि भाई साहब घटा रहे हैं कि जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इनमें देखें तो क्या हो रहा है, 6 माइनस का हो रहा है, ठीक है। आगे जाएं, आगे हमने देखा तो माइनस का 9 माइनस हो रहा है, ठीक है। और आगे जाएं तो माइनस का 12 हो रहा है, और आगे जाएं तो माइनस का 15 हो रहा है, और आगे जाएं तो माइनस का 18 हो रहा है। तो इसका मतलब जब मैं आगे इसके जाऊंगा तो माइनस का 21 होगा, और ये माइनस का जब 21 करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 2 बचेगा, यानी कि ऑप्शन जो एक है वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पिता और पुत्र की आयु 13:3 के अनुपात में है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं फादर मतलब एफ 13x है और सन मतलब 3x है, ठीक है। तो पिता की आयु माता की आयु के अनुपात से क्या अनुपात है, मतलब पिता और माता की हमें अनुपात बताना है, माता पिता का। तो उसके लिए हमें किस ऑप्शन की अब जरूरत पड़ेगी, इतना डेटा हमारे पास है अभी, और कितना डेटा, अच्छा एक चीज और दे रखी है, माता की आयु हमें 33 वर्ष दे रखी है, ठीक है। एम की वैल्यू 33 दे रखी है, लेकिन पिताजी की नहीं पता है, ना ही बेटे की पता है। तो अब हमें ऐसी कौन सी जानकारी चाहिए जिससे हम बता सकते हैं कि पिता और माता का अनुपात क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, पिता और पुत्र की आयु का अंतर, ठीक है। तो यानी कि एफ माइनस एस माता की आयु से कम है। अब कितना कम है ये नहीं पता, तो जब ये नहीं पता कितना कम है तो हम फाइंड नहीं कर सकते एक्चुअल वैल्यू, तो ये यहां से हट गया, एलिमिनेट हो गया। विवाह के समय पिता की आयु 27 वर्ष थी,
ठीक है। अब ये हमें कहीं भी पहले से ऑलरेडी ये डिटेल नहीं है हमारे पास कि विवाह जो है वो कब हुआ था, किस सन में हुआ था, या फिर कुछ ऐसी डिटेल दे देता कि उनका बेटा पैदा होने से 5 साल पहले, 10 साल पहले कब विवाह हुआ था, ये दिया होता। लेकिन ऐसा कुछ भी डिटेल नहीं दी गई है, तो इस डिटेल का यूज करके हम नहीं बता पाएंगे कि पिताजी और माताजी की आयु में क्या अनुपात है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। पिता और पुत्र की औसत आयु माता और पिता की औसत आयु से अधिक है। तो अगर हम यहाँ पर एफ प्लस एस, औसत आयु ये होगा, ठीक है। माता और पुत्र यानी कि एम प्लस एस, औसत आयु ये होगा, ठीक। तो अब क्या होगा? अच्छा, अब इनकी तो औसत आयु, इनका तो अनुपात ही दे रखा है, ठीक है। और इसकी एज दे रखी है एक्यूरेट, और इसका इसका हमें पता ही नहीं है क्या है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। क्लियर? ऑप्शन बचा डी जो सही होगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा देख लेते हैं। यहाँ पर हम पुत्र के पहले जन्मदिन पर, यानी कि पहला जब जन्मदिन होगा पुत्र का, तो पिता और माता की औसत आयु जो थी वो कितनी थी? 28 वर्ष थी। पिता और माता की औसत आयु 28 वर्ष थी। तो औसत आयु अगर पिता और माता की 28 वर्ष है, तो इसका मतलब दोनों की आयु को अगर मैं ऐड करूं तो 56 साल हो जाएगी। 56 साल हो जाएगी। अब माता जी की आयु हमें पता है, यानी कि एफ बराबर कितना है? 56 माइनस 33। तो यहां से हम 6 में से 3 गए 3, 5 में 3 गए 2, पिताजी की आयु हमने निकाल ली। पिताजी की आयु 23 आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया है? पिता की आयु माता की आयु का अनुपात। तो पिता ऊपर होंगे, माता जी नीचे होंगी, ठीक है। तो पिता की आयु 23 होगी और माता जी की 33 होगी, ये अनुपात होगा। और इस क्वेश्चन से आप रियलिटी में मत जोड़ने लग जाना कि पिताजी 10 साल छोटे हैं माता जी से। ये ऐसा देखने को नहीं मिलता है। होता है लेकिन देखने को ज्यादा नहीं मिलता, रेयर होता है कि जो पिताजी होते हैं वो छोटे होंगे और माता जी 10 साल बड़ी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। 19 नंबर है, सूचना दे रखी है और ए से ए बी से लंबा है, ठीक है। ए जो है वो बी से लंबे हैं, तो भैया ऊपर चले गए। बी सी से छोटा है। बी सी से तो छोटा है, बट ये हमें अभी क्लियर नहीं है कि ए का और इनका क्या है, कौन छोटा कौन बड़ा है ए और सी में, ठीक है। तो उनमें से सबसे लंबा कौन है ये बताना है, और ऑप्शन की हमें कौन सी जरूरत पड़ेगी ये बताने के लिए, ये हमें चेक करना है। तो ये जो तरीका है ये आपका टाइम टेकिंग तरीका है, और मैं ये देख रहा हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है वो उन पर आप अच्छी प्रैक्टिस करिए। अगर आप आने वाले जो एग्जाम है वीडियो 2018 हो, या फिर जूनियर असिस्टेंट हो, या एजीटीए की वैकेंसी जो आ रही है उसमें रीजनिंग अगर आई तो उन सभी में ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अब देखते हैं सी सबसे छोटा नहीं है, तो ये तो हमें पहले ही पता है सी जो है वो सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि जो बी से तो बड़ा ही है, ठीक है। तो इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। बी सबसे लंबा नहीं है, तो बी तो भैया नीचे है, सबसे लंबा कैसे हो जाएगा? इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम इसकी जरूरत से कर ही नहीं सकते। ठीक है। सी और बी की लंबाई, सी और बी की औसत लंबाई, यानी कि बी और सी की औसत लंबाई ए की लंबाई के बराबर है, यानी कि ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बी प्लस सी बराबर 2 ए, बी प्लस सी बराबर 2 ए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर मान लो कि ये 1 साल का है, ये 1 मीटर लंबा है, ये 2 मीटर लंबा है, तो ये टोटल कितना हो गया? ए बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो इसका मतलब जो ए है वो सबसे ही बड़ा होगा, ठीक है। इस ऑप्शन से हमें पता लग रहा है कि जो ए है वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि सी और बी की जो औसत लंबाई है वो ए की लंबाई के बराबर है। तो आप अब सी की कितनी भी लंबाई डाल दीजिए तो वो वहां पर रिफ्लेक्ट करेगी ए की लंबाई पर, ए बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमने 4 रख दिया, ठीक है, सी की लंबाई 4 मीटर रख दी, तो ए 5 हो गया, ठीक है। 5/2 हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अच्छा सबसे लंबा कौन है? हाँ, हम यहाँ से कह सकते हैं जो है लंबाई किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। ए ही नहीं, वहां से हम सबकी लंबाई बता सकते हैं, जैसे कि बी प्लस सी बराबर 2 ए है, ठीक है। सपोज करो ये 1 है और ये 2 है, तो यहां से कितना हो गया? 3 हो गया, 2 ए और 3/2, ठीक है, यानी कि 1.5 साल।
तो सी जो है अ, लंबा होगा क्या? नहीं हो, सी सबसे लंबा हो जाएगा क्योंकि 2 मीटर मानी थी हमने। अगर हम यहाँ पर इसकी 1 मीटर मान लें, सी की 1 मीटर मान लें और बी की 2 मीटर मान लें, तब भी, तब क्या होगा उस कंडीशन में? ए सबसे लंबा हो जाएगा, ये तो 2a रहेगा। 3 2a, फिर से ए बराबर क्या होगा? 3/2 हो जाएगा। तब इस कंडीशन में ए जो है वो छोटा, सी, ए जो है वो सी से छोटा हो जाएगा क्योंकि यो ए की वैल्यू है वो 1.5 मीटर हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। तो हम इसी ऑप्शन का यूज करके बता सकते हैं कौन लंबा है, कौन बीच वाला है, क्योंकि सबसे छोटा तो हमें पहले ही पता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अच्छा ठीक है, ये जानकारी है यहाँ से। और ए बी का पुत्र है, बी सी का पति है, ए बी का पुत्र है। ए जो है बी का पुत्र है, बी जो है वो सी का पति है, सी का पति है। डी ई की माँ है, डी ई की माँ है, तो डी और ई का भी कुछ है नहीं, और एफ की पत्नी है, नहीं है। बी और एफ का संबंध क्या है? यानी कि ये वाली जो लाइन है वो अभी हम यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें कोई रिलेशन है ही नहीं। डी ई एफ का एबीसी से कोई रिलेशन दिया नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से ढूंढें जो हमें रिलेशन मिल जाए? ठीक है, डी की माँ सी की सास है, डी की माँ सी की सास है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मैं नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, डी की माँ सी की सास, सी की सास का मतलब कौन है? यहाँ पर इनकी मम्मी होंगी, वही तो सास होंगी इनकी। ठीक है, और ये किसकी? डी की माँ है, तो इसका मतलब ये इनका कोई कनेक्शन होगा। डी ई की माँ है, ठीक है, डी की माँ, यहाँ पर कोई डी होगा। अब ये हमें पता नहीं है ये कौन होगा। ठीक, अब ये वाली लाइन जो हमने यूज नहीं करी वो हम कर लेते हैं। डी ई की माँ है, डी जो है वो ई की माँ है और एफ की पत्नी है, एफ की पत्नी है। तो बी और एफ में संबंध क्या है? तो हम क्लियरली बता सकते हैं भैया ये साले बहनोई हैं। ठीक है, ये साले बहनोई हैं आपस में। ये एफ जो है बहनोई है, बी जो है वो साला है। ठीक है, तो हम इस वाले ऑप्शन का यूज करके बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आप चेक कर लेना, वीडियो का टाइम काफी लंबा हो रहा है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें सही होगा, बाकी के सारे ऑप्शन चेक करेंगे वो गलत होंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में, मतलब ये सूचना दे रखी है हमें, और 5 छात्र हैं ए बी सी डी ई, एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि ए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो आगे पीछे खड़े हैं, तो पहले तो ये मैं स्टेप बना देता हूँ पांचों। ठीक है, ये 5 सीटें मैंने डाल दी या जगह बना दी। अब क्या कह रहा है कि ए सी और ई किनारों पर नहीं है, यानी कि यहां पर कौन हो सकता है? बी या डी हो सकता है किनारों पे। देखना है अब कौन क्या होगा। ठीक है, अब हमें बताना है पंक्ति में सबसे पहले कौन खड़ा है, यानी कि यहां पर कौन है, यहां पर कौन है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन की हमें जरूरत पड़ेगी ये सब बताने के लिए? केवल हमें इतना बता दिया गया कि भैया ए सी और ई जो है वो किनारों पर नहीं है, बाकी आप अपने आप देखो कि कौन सा ऑप्शन लगा के आपको आंसर कर पाओगे। तो हमें अब ऑप्शन पढ़ने हैं सारे ढंग से और जवाब देने हैं इसके। ई सी से आगे है, ई जो है वो सी से आगे है लेकिन डी से पीछे है। अच्छा, ई जो है वो सी से आगे है लेकिन डी से पीछे है, तो अगर मैं डी यहां रख दूं, ई जो है सी से आगे है और, अच्छा लेकिन ए से पीछे है, ए से पीछे है, तो इससे, अच्छा चलो मान लो ये ई जो है सी से आगे है और ए से पीछे है, तो ये तो हमें पहले ही पता था कि ए सी ई जो है वो बीच में है, तो बीच में तो है। लेकिन हमसे पहला व्यक्ति पूछा गया है, तो पहला व्यक्ति बी या डी में से कोई आ सकता है, तो बी डी का कोई रिलेशन ही नहीं दिया इन्होंने, तो हम कह सकते हैं कि भैया पहला वाला ऑप्शन तो कतई ना होगा। ठीक है, कतई ये ना होगा। अगला ऑप्शन है ए सी से आगे है लेकिन डी से पीछे है। ए जो है वो सी से तो आगे है, सी से आगे है। ठीक है, तो इसका मतलब ई यहां गया,
और डी से पीछे है, बिल्कुल हमें यही चाहिए था, डी के साथ रिलेशन भी चाहिए था, तो डी से पीछे है, बिल्कुल डी से पीछे भी है, तो यहाँ पर कौन बचा, बी बचा। तो सारे के सारे पांचों बैठ गए अब। और हम बता सकते हैं कि भाई साहब पहले नंबर पे कौन आएगा, डी आएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, असंगत पद को हमें पहचानना है कि इसमें से असंगत कौन सा है। ठीक है, तो मुझे कुछ दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही जल्दी देख लिया। डी जो है वो डब्ल्यू का अपोजिट है, जी जो है वो टी का अपोजिट है, और जे जो है वो क्यू का अपोजिट है, एम का अपोजिट एन आता है, जबकि यहां पर के लिखा है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें गलत होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, और यहाँ पर हमें सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर के साथ साथ हमारी सीरीज भी चल रही है। तो भाई साहब 1 से 6 हुआ, 6 से 11 हुआ, और 11 से 16 हुआ, यानी कि 5 का इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, तो 16 5 21 होगा। तो 21 तो मुझे सब में दिख रहा है, तो नंबर की जरूरत ही नहीं है चेक करने की। अब केवल जो है हमें अल्फ़ाबेट ही चेक करने हैं। तो अगर हम देखें बी से एफ, एफ से जे, और जे से एन, तो इनका नंबर देखें 10, और एफ कितने, सॉरी 10 लिख रहा हूँ मैं भी, 2 6, जे 10 है, और एन जो है वो 16 पे है, 16 पे, 14 पे है। तो हमें दिख रहा है 2 में 4 जोड़े 6 हुए, 6 में 4 जोड़े 10 हुए, 10 में 4 जोड़े 14 हुए, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 होंगे, और 18 पे कौन है, आर भैया है। ठीक है, तो आर वाला होगा। देखो यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ ओ है, ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अगला भी चेक कर लेते हैं कैसे ये हुए हैं। वाई से वी, वी से एस, एस से पी, यानी कि पी 16 पे होता है, ये 19 पे होता है, ये 22 पे होता है, और ये 25 पे होता है। तो हमें लग रहा है -3 कर रहे हैं ये, 25 में से 3 22, 22 में से 3 19, 19 में से 3 6 16, 16 में से 3 गए, बचे 13, और 13 पे होते हैं एम भैया। तो आर और एम देखिए यहाँ पर मिल गया हमें, 21 हमने पहले ही हमने कर लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो सी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी कर दीजिए, जो भी यूपी ट्रिपल एस सी के एस्पायरेंट है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए। अगला क्वेश्चन है कोडिंग और डिकोडिंग से, टेबल को इन्होंने ये लिख दिया। अब चेयर को क्या लिखें, बड़ी दुविधा में है, तो इनको करना पड़ेगा इसको डिकोड। तो कर लेते हैं भैया डिकोड, इसको किस तरीके से होगा। ठीक है, तो लिख लो भैया, टे ए बी एल ई, टेबल, एस वाई वाई एच जेड। क्लियर। तो यहां देखूं बिल्कुल -1 कर रहे हैं, यहां पर -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, और एल एच यानी कि -4 हो रहा है, और यहाँ पर -5 हो रहा है। अब ये कैसे, या ये याद करना पड़ेगा आपको, 20 ये एक पे, अच्छा ये 27 पे होता है। ठीक है, क्योंकि एक पे होता है ना, अल्फाबेट पूरा लेंगे तो 26 और 1 27 हो गए। ये कितने पे होता है, 29 पे होता है इस हिसाब से। ठीक है, यहाँ से ये तो देख लेंगे, जे के एल 12 पे होता है, ये 5 पे होता है। अच्छा 5 से नहीं, क्योंकि जेड जा रहा है, तो 26 5 31 होता है। ठीक, ये 19 पे होता है, तो दिख रहा है अब में 20 से 19 हुआ, यानी कि -1। ठीक है, और y कितने पे होता है, 25 पे होता है। ठीक है, तो 20 में से 1 गया 19, 27 में से 1 गया, हाँ 25 इजोटी। अरे यार ये -2 लिखा है और मैं इसको 1 पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो 27 में से 25, ठीक है 2 घट गए, 29, और ये फिर से 29 में से 3 गए, 2 में से 3, ये 29 कैसे होगा, ये 28 पे होगा। बी 2 पे होता है, 26 और 2 28, 28 में से 3 गए 25, 12 में से 4 गए 8, जेड 26 पे होता है, 21 में 5 गए 26। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। क्लियर। तो अब हमने डिकोड कर लिया है, तो हमको करना क्या है, बस सिंपल सा यहाँ पर चेयर लिख लो, उनकी नंबरिंग कर लो। ये कितने पे होता है, सी
तो वैसे भी ये चलो 3 पे ही रखो, ज़्यादा नहीं जाएगा। FGH, FGH 8, 1, 9, 18। तो पहले में पहला एक ही घटाना है, यानी कि दो, दो पे क्या होता है, बी होता है। ठीक है, इसमें से दो घटाना है, यानी कि 8 में से 2 गए 6, और 6 पे होता है एफ। अब यहाँ पर हमको 3 घटाना है और यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब अब हमको पीछे जाना पड़ेगा। तो 26 और 1 27 पे होता है ए। ठीक है, 27 में से 3 गए यानी कि 24, और 24 पे क्या आएगा, एक्स आएगा, एक्स वाई। तो बी एफ एक्स कौन सा है, ये तो एफ से स्टार्ट है, ये ई से स्टार्ट है, बी एफ एक्स ये है। ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। बाकी में देखो ये भी आएंगे। देखो 9 में से अब हमको 4 घटाना है, 5, यानी कि 5 पर आता है ई। अब हमको 5 घटाना है, यानी कि 13, 13 पे आता है एम। ठीक है, आ गया पूरा, वी एफ एक्स ई एम, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो उस विकल्प का चयन करो जो ये दर्शाता है। ठीक है, तो भाई साहब हमें करना क्या है, बहुत ही ये थोड़ा सा क्वेश्चन उलझा दिया है। ठीक है, मतलब ये हमको पहले तो ऑप्शन ये फिट करना है, फिर उसके बाद इनका चेंज भी करना है हमें, समझिए आप, इनका चेंज भी करना है। मतलब ये तो आप कोडिंग करेंगे करेंगे यहाँ से, ये उठा के ऑप्शन कोई सही होगा, फिर उस ऑप्शन को ये इसमें चेंज करके लाना, तभी तो ये 11 आएगा। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है, मैं लेता हूं सी वाला ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सी वाले ऑप्शन के हिसाब से 6, 6 के बाद यहाँ खाली स्थान पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा डिवाइड, पहला ऑप्शन डिवाइड है। ठीक है, फिर 12 है, 12 के बाद गुणा है। ठीक है, गुणा लगा दी मैंने, 3 आ गया, 3 के बाद माइनस है। ठीक है, माइनस के बाद 5 है, 5 के बाद प्लस है, और 15 है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये चेंजेस अब करने हैं। ठीक है, चेंजेस अब करने हैं। अमूमन हम जो क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में, वो पहले से हमें ये चीज दे रखी होती है, उसमें ये वाली चीज पहले से दे रखी होती है, और फिर हमें जो है वो चेंज करके ये आंसर निकाल देते हैं कि भाई ये वाला सही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये चीज हमें फिट करनी है, उसके बाद चेंजेस करने हैं। तो भैया आप चेंजेस करके देख लेते हैं। भैया भाग को प्लस करना है, तो प्लस लिख दो, 6 की जगह प्लस 12। गुणा को क्या लिखा है, डिवाइड लिखा है, तो डिवाइड लिख दिया हमने। ठीक है, माइनस को गुणा लिखा है, तो गुणा लिख दिया। प्लस को माइनस लिखा है, तो माइनस लिख दिया। देखो अब 11 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से सबसे पहले बॉड मास लगेगा, यानी कि 3 चौका 12 होगा, तो 6 प्लस, और इसकी गुणा हो जाएगी, 4 पंजे 20, माइनस 15 बराबर 11 है। तो 20 में से 5 ये बचेंगे 5, और 11 बराबर 11। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा घुमा हुआ दिया था ये। आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा पहले तो ये सेट करने में, समझने में भी, क्योंकि ये क्वेश्चन एक नए तरीके का मैंने देखा है कि ज़्यादातर ये आपको ये मिलता है, ये वाला रूप मिलता है। ठीक है, अब इसमें खुद ही तुमको ये सेट करना था, उसके बाद ये इनके साइन चेंज करना थे। ठीक है, तो पेपर काफ़ी मतलब अच्छा था, ठीक लेवल का था, लग रहा है कि लोअर का पेपर आप दे रहे हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी 3 वीडियो लोअर की बची हुई हैं, तो बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पर, यूपी ट्रिपल एस सी का अड्डा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर डेली आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस पोस्ट किए जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।